बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर नंबर 46 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट योरसेल्फ 2.4। तो चलिए क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान हैं। जो हम पहले आइसोटॉप्स का टॉपिक पढ़ चुके हैं उसी के अंदर से हैं सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वाई डू द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक masses। कभी आपने डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसे जो है हमारे पास एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो जो है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक masses जो है वो डिफरेंट होता है। ये डेफिनेशन थी आइसोटॉप की। तो भाई कहते हैं कि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, चलो मान लिया, क्यों होता है बताओ, वजह बताओ भाई। तो भाई मैंने आपको वजह बताई थी कि उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे जो प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है तो वो सेम रहते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर सेम रहता है। और न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से मास चेंज होता है, जिसकी वजह से आइसोटॉप जो है वो बनते हैं। तो वही बता रहा है कि द आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक masses ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से उसके मैसेज के अंदर फ़र्क आता है। उसके बाद सेकंड वन है जी कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन C12 एंड C13। कि भाई C12 और C13 के अंदर कितने कितने न्यूट्रॉन हैं। तो भाई देखें C12 जो है इसका मतलब है हमारे पास कि इसके अंदर जो है वो 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। ठीक है, कैसे पता चला भाई? हमें कार्बन का जैसे ही नाम आया तो हमें फ़ौरन से याद आना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। इसमें से यानी जो आपके पास C12 है तो इसमें से आपने 12 में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, तो बाकी आपको पता चल जाएगा भाई कितने न्यूट्रॉन है। तो अब देखें C12 है तो इसका मतलब है इसके अंदर 12 जो है वो टोटल है। किसका भी टोटल है ये? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का। तो आपको इसका जब एटॉमिक नंबर पता होगा तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होता है। तो आप टोटल में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो 12 माइनस 6 किया तो पता चला कि भी 6 के अंदर क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। अब भी C13 के अंदर बता चुका हूँ कैसे करना है। 13 में से 6 माइनस किया, एटॉमिक नंबर जो था कार्बन का 6, तो 13 माइनस 6 किया तो पता चल गया भाई इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो कितनी है? 7 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है भाई विच ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कहते हैं भाई हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा आइसोटॉप है जिसके अंदर ज़्यादा तादाद में न्यूट्रॉन्स हैं। तो भाई आपने आइसोटॉप के हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पढ़े हैं। ठीक है, पहला आपने पढ़ा था जी प्रोटियम। और प्रोटियम में क्या क्या था? H11 था, यानी उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है बस और 0 न्यूट्रॉन है, यानी उसका एटॉमिक नंबर भी 1 था और भी मास नंबर भी 1 था। उसके बाद आपने देखा था ड्यूट्रियम, उसका एटॉमिक नंबर 1 था, मास नंबर 2 था, यानी उसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन था। उसके बाद आपने पढ़ा था ट्रिटियम, उसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे और टोटल एटॉमिक जो मास था उसका वो 3 था। तो लिहाजा भाई ट्रिटियम जो है आपके पास वो है, ट्रिटियम कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है ना, 1 उसका एटॉमिक नंबर था और 2 उसके अंदर न्यूट्रॉन थे, टोटल मास नंबर 3 था, इसलिए उसको हमने लिखा था H13। तो ये जो 3 है ये न्यूट्रॉन्स को जाहिर नहीं करता बल्कि ये मास का जाहिर करता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? 3 में से आपने ये वाला माइनस कर देना है 1, तो बाकी जो बचेगा वो आपके पास क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा, अभी इससे आगे देखते हैं। अब तो भाई अपना थर्ड वन है, बल्कि फोर्थ वन, कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। तो भाई आपने क्या करना है? यूज़ बताना है किसका भाई? रेडियो एक्टिव का। तो देखें जी, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन मेडिसिन हम पढ़ चुके हैं। द रेडियो एक्टिव isotopes are used in a traces of in medicine diagnosis the presence of tumor in the human body. Isotopes of iodine 131 are used for the diagnosis of goiter and thyroid glands. तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भी इस तरह से इन्हें यूज़ होता है, आपने इन्हें याद कर लेना है। उसके बाद रेडियो एक्टिव रेडियोथेरेपी में जो यूज़ होता है वो P32 फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 SR90 आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर।
तो ये यूजेस हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर आ सकते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो भाई वैसे तो इंपॉर्टेंट सारी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया कि हाउ इज़ द गोइटर इन थायराइड ग्लैंड डिटेक्टेड। तो भाई यही हम पहले भी बता के हटे हैं ऊपर भी कि भी आइसोटॉप जो अपना आयोडीन का 131 है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड्स, ठीक हो गया। उसके बाद है भाई डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो भाई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है, इसका हम डिटेल के साथ आपको समझा चुके हैं कैसे जो वो सारा अमल होता था, हम जो एनिमेशन के ज़रिए भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जी व्हेन यूरेनियम 235 इज bombarded with slow moving neutron, the uranium nucleus breaks up the to produce the barium 139 and krypton 94 and 3 neutrons of the large amount of energy. This is called the न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और ये सारा वही है जो बुक पे हम पढ़ चुके हैं, वहीं से आपने याद करके ये इक्वेशन लाजमी लिखनी है, ठीक है, जो आपको अपना एनिमेशन के ज़रिए दिखाई भी थी कि किस तरह से इसके ऊपर लगता है और टूटता है और न्यूट्रॉन बनते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फिशन रिएक्शन का बताया था कि जिसके अंदर एक न्यूक्लियाई टूट के दो न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो चेंज होता है, दो या दो से ज़्यादा में, ठीक है। उसके बाद है भाई 7th वन कि व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाउ इज़ दिस एनर्जी यूज्ड। तो भी कहते हैं कि जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो भी इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपको दिखाई थी सारी इसकी पिक्चर कि पानी से गर्म करते हैं जो एनर्जी होती है, फिर उससे भाप बनती है, फिर बॉयलर के अंदर उसको वो जो है वो भाप के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो क्या करती है, ड्राइव कर लेती है, उसको चला लेती है, कि इसको भी टरबाइन को चला लेती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन जो है वो जनरेटर को चलाती है, जनरेटर चलता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो भाई वही बता रहा है कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर। जो एनर्जी होगी उससे क्या करेंगे, हम पानी की भाप बनाएंगे, पानी को जब ज़्यादा गर्म करें तो भाप बन जाती है ना, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो फिर वो भाप में बन जाती है, किसमें भाई, बॉयलर के अंदर। द स्टीम ड्राइव्स द टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर जो है स्टीम जो है वो टर्बाइन को चलाती है और फिर उससे जनरेटर चलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235। कि भाई यूरेनियम 235 के अंदर जो फिशन रिएक्शन होता है उसके अंदर कौन कौन से जो है न्यूक्लियाई के अंदर चेंज होते हैं। तो भाई आपको बताया हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है इक्वेशन के अंदर कि हमारे पास बैरियम 139 है और क्रिप्टॉन 94। तो आप ये लिख देंगे कि इसके जब टूटता है यूरेनियम 235 तो ये वाले जो हैं एटम्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर और इसमें हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम ज़रा बढ़ते हैं बुक के आखिर में। हमारे पास कुछ दिया हुआ है जनाब कि हम टेस्टिंग किस तरह से करते हैं थ्योरीज़ की। तो हमारे पास जो है उनके अंदर चेंजिंग थ्योरीज़ के अंदर किस तरह से आती रहती है, वक्त के साथ साथ जब तरक्की होती है तो हमारे पास जो है वो थ्योरीज़ चेंज होती रहती हैं, जिद्दत आती रहती है उनमें। तो चलिए बुक पे चलते हैं और वो पैराग्राफ थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर लेक्चर को एंड करते हैं। कह रहे कि जी साइंस टेस्टिंग प्रिवेलिंग थ्योरीज brings about change in them. The science is a process of producing knowledge. बेसिकली साइंस क्या है, हमारे पास नॉलेज प्रोड्यूस करता है, मालूमात का ज़ख़ीरा है, ठीक है। The process depends both on making careful observation of phenomena। एक तो हम क्या करते हैं, कुछ जो मज़ाहिर होते हैं, जो काम हो रहा होता है, जो चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, जो फिनोमेना हो रहा होता है उसकी हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा जो है उसका बड़ी एहतियात से उसको मुशाहिदा करते हैं हर लिहाज से कि कैसे हो रहा है, किस तरह से ये प्रोड्यूस हो रही है कोई चीज़। एंड इन्वेंटिंग थ्योरीज फ्रॉम मेकिंग सेंस आउट ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस। फिर हम क्या करते हैं, अपनी एक थ्योरीज ईजाद करते हैं। तो थ्योरीज क्या होती है, बेसिकली ए सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी आपके पास जो है असूलों का मजमुआ होता है कि भाई ये इस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। फॉर मेकिंग सेंस आउट ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस के जो हमने मुशाहिदे किए हैं उसकी हमें कुछ सेंस मिलती है, उससे हमें अकल मिलती है, उससे शऊर मिलता है कि भाई ये किस तरह से हो रहा है, किन असूलों के तहत जो है ये काम चल रहा है। जिस तरह पंखा चल रहा है, ठीक है, आपकी छत पे, तो आप इनकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे गोल गोल घूम रहा है, किस तरह से घूम रहा है, इट मीन्स कि पंखा गोल घूम रहा है तो इसके अंदर भी कोई ना कोई चीज़ गोल घूम रही है।
तो इस तरह फिर आप मुशाहिदा करेंगे कि किन असूलों के तहत ये पंखा घूम रहा है। फिर आप कहेंगे जी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके अंदर चार्जेस आ रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस है, फिर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है अंदर जो इसको घुमाती है। तो इस तरह से जो है वो थ्योरी एक बन जाती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं बेसिकली, है ना। चेंज इन नॉलेज इज मैटर हाउ वेल वन थ्योरी, अच्छा यहाँ तो हम नीचे चले गए कि चेंज नॉलेज इज इनविटेबल बिकॉज न्यू ऑब्जर्वेशन में चैलेंज प्रिविलिंग थ्योरीज। तो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मालूमात जिद्दत जब आती है तो वो हो सकता है कि पिछली जो थ्योरीज हैं उससे क्या करती हो, चैलेंज उसे करती हो, यानी उसके उलट हो या उसे चैलेंज करती हो कि ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। नो मैटर हाउ वेल वन थ्योरी एक्सप्लेन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहते हैं कोई मसला नहीं है कि जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो किस तरह से एक्सप्लेन करें। इट इज़ पॉसिबल दैट अनदर थ्योरी मे फिट जस्ट एज वेल और बेटर, हो सकता है कि जो नई थ्योरी है वो उसी तरह से फिट आए और हो सकता है उससे बेहतर जो है हमें उसके बारे में मालूमात दे, जिससे हमारा जहन तस्लीम करे कि हाँ वाकई ये थ्योरी ज़्यादा बेहतर लग रही है। और मे फिट अ स्टिल वाइडर रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन, हो सकता है कि वो जो नई थ्योरी हम पेश की जाए वो ज़्यादा चीज़ों को कवर करे, ठीक हो गया। इन साइंस द टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग occasional discarding of theories whether new or old go on all the time, तो इसके अंदर जो है वो काम चलता रहता है, थ्योरीज पे नई से नई आती रहती हैं और उनको जो है वो देखा जाता है कि ये ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रही हैं, एक जनरल थ्योरी है या सिर्फ लिमिटेड थ्योरीज हैं। Scientists assume that even if there is no way to secure complete and absolute truth, increasingly accurate approximations can be made to account for the world and how it works। तो कहते हैं कि ये थ्योरीज़ के अंदर जो जिद्दत आती है उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर हम सच्चाई की जानिब जो है वो देखते हैं कि ये काम किस तरह से हो रहा है उसकी डेप्थ में कि और उसकी नॉलेज लेते लेते फिर हम जो है वो जो कंप्लीट ट्रुथ है उसकी जानिब जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है वो एंड हो गया। हम इससे नेक्स्ट लेक्चर से इसकी एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे और अब तक के लिए इतना ही थी। दुआ में याद रखिएगा और इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, राइट भी कर लीजिएगा होमवर्क में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।